देखिए, आज की जो ऑनलाइन क्लासेज है इसमें आप सभी का स्वागत है। और अपन पढ़ रहे थे भारत के भौतिक प्रदेश। इस क्रम को अपन आगे बढ़ाते हैं और सेकंड जो पॉइंट है वो अपन आज पढ़ रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। जो उत्तर का विशाल मैदान है ये पाया कहाँ जाता है, तो अपन जैसे भारत का मैप बनाते हैं, यहाँ पर ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश है और हिमालय पर्वतीय प्रदेश एवं प्रायद्वीपीय पठार के मध्यवर्ती भाग में यानी इस जगह पर प्रायद्वीपीय पठार एवं हिमालय के मध्यवर्ती भाग में जो भूभाग है, इस भूभाग को उत्तर का विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है, यानी इसको उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। ये उत्तर का विशाल मैदान भारत के कितने क्षेत्र पर फैला हुआ है, तो अपन ने देखा 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर यानी 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यह भौतिक प्रदेश यानी उत्तर का विशाल मैदान फैला हुआ है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई होती है 150 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक। तो ये उत्तर का विशाल मैदान है, इसकी चौड़ाई पाई जाती है, यानी इसकी चौड़ाई क्या 150 से 450। इसका मतलब क्या है, कहीं पे इसकी जो मिनिमम यानी सबसे कम जो चौड़ाई है वो कितनी है 150 किलोमीटर, अधिकतम कितनी है 450। बाकी इसके मध्यवर्ती भाग में इसकी चौड़ाई जो है पाई जाती है। इसके अलावा अपन ने देखा कि ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान को किसका अवशेष माना जाता है, तो 33 भूसन्नति या 33 सागर कह देते हैं, 33 भूसन्नति जो है इसका अवशेष जो है अवशेष के रूप में इस उत्तर के विशाल मैदान को माना जाता है। उत्पत्ति कैसे होती है, तो इसका क्रम अपन ने देखा कि जब 33 भूसन्नति के द्वारा 4 क्रम में जब हिमालय पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हो गई, तो इस हिमालय से जो नदियां निकली, देखिए यहाँ पे सबसे पहले बनता है महान हिमालय, ये वाला सबसे पहले उत्पत्ति होती है महान हिमालय की। अब महान हिमालय की उत्पत्ति हो गई, तो इस महान हिमालय से जो नदियां निकली वो अपने साथ अवसाद बहा के लाती, कहाँ जमा करती रही, इस खाई में जमा करती रही। इधर अंगारा नदी से जो आ रहा है वो इस महान हिमालय के उत्तर की ओर अवसाद जमा होता रहा, इधर गोंडवाना भूखंड से जो जा रहा है अवसाद वो इस महान हिमालय के दक्षिण की ओर जमा होता रहा। कालांतर में फिर भूगर्भीय हलचल यानी ये जो गोंडवाना लैंड उत्तर की ओर खिसकता है, तो फिर यहाँ पर देखते हैं जो मध्य हिमालय है इसकी उत्पत्ति होती है, फिर महान हिमालय एवं मध्य हिमालय से जो अवसाद बह के आता है वो जमा रहता है, इसमें जमा होता रहता है, इस खाई में सागर की खाई है पूरी, इसमें जमा होता रहता है। फिर कालांतर में जैसे कि ये भूभाग उत्तर की ओर खिसक रहा है, तो शिवालिक पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया, इधर अंगारा लैंड दक्षिण की ओर खिसकता है, तो ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो गई। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा भूभाग जो है, ये बहुत बड़ा भूभाग 33 सागर की जो खाई है इसके रूप में शेष बच जाता है। अब क्या होता है कि जो हिमालय है, हिमालय से विभिन्न नदियों का उद्गम होता है और ये नदियां अपने साथ विभिन्न प्रकार की जो तलछट होती है, अवसाद होते हैं, इनको बहाकर लाती है और इस उत्तर के विशाल मैदान के अंदर जो 33 भूसन्नति है, इस 33 भूसन्नति में ये अवसाद को जमा करती रहती है। धीरे धीरे ये जो 33 सागर है ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है इसके द्वारा धीरे धीरे बन जाती है खाई जो है, और एक समतल जो उपजाऊ मैदान है इसके रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। यानी इन नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से यह 33 सागर वर्तमान जो उत्तर का विशाल मैदान है इसके रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये हुआ कितने
क्षेत्र में फैला हुआ है, 7.7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। चौड़ाई कितनी इसकी, तो 150 किलोमीटर से लेके 450 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और लंबाई कितनी है, तो अपन ने हिमालय की जो लंबाई पढ़ी, हिमालय की जो अपन ने लंबाई पढ़ी है, इस हिमालय, ये जो हिमालय है इसकी चौड़ाई लंबाई अपन ने पढ़ी 2400 किलोमीटर। और जो उत्तर का विशाल मैदान है यह इस हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिणी भाग में इसी के समानांतर स्थित है। तो इसकी जो लंबाई है, यानी उत्तर का जो विशाल मैदान है, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है, 2400 किलोमीटर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। हाँ जी, चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखते हैं आगे इसमें अपन जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम अपन ने देखा गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज का मैदान। यानी इस उत्तर का जो विशाल मैदान है इसको गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज का मैदान भी कहते हैं। कल आपको बताया भी था कि पहले इसको गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु का मैदान कहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको अब वर्तमान में गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज के मैदान के रूप में जाना जाता है। हो गया, आगे हम बढ़ते हैं। अभी आगे देखिए कि जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको भी, जैसे अपन ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण पढ़ा है कि हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण यानी इसकी स्थिति के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया था, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। सेम इसी तरीके से जो उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, तो देखिए इसमें ये 4 भाग कौन कौन से हैं। फर्स्ट होता है इसमें भाबर प्रदेश, पहला पॉइंट इसमें भाबर प्रदेश। दूसरा पॉइंट होता है तराई प्रदेश। तीसरा पॉइंट होता है इसमें खादर प्रदेश। और चौथा होता है इसका बांगर प्रदेश। तो जो उत्तर का विशाल मैदान है इसको मुख्य रूप से 4 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग है, यहाँ पे बोर्ड पे आपके सामने लिखे हुए। फर्स्ट है भाबर प्रदेश, दूसरा है तराई प्रदेश, तीसरा यहाँ पे खादर प्रदेश और चौथा है बांगर प्रदेश। और अपन सभी इन प्रदेशों के बारे में जानते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे अब एक एक का वर्णन करते हैं। फर्स्ट अपन देख रहे हैं भाबर प्रदेश कि भाबर प्रदेश क्या होते हैं। देखिए ये है हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय है। और भी अपन इधर बढ़ा देता हूँ कि ये हिमालय हो गया। देखिए हिमालय से अपन ने पढ़ा है कि जो कई नदियां हैं इनका उद्गम हुआ, और जब यहाँ से नदियां निकलेंगी हिमालय से तो अपने साथ बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं उनको भी अपने साथ बहाकर लाती है। क्वेश्चन है कि हिमालय से जो नदियां निकल रही है, हिमालय में नदियां जो निकलती है आज किस अवस्था में, तो युवा अवस्था में है, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होने वाली है। तो क्या होता है कि हिमालय से जो ये नदियां निकलती है
इन नदियों के द्वारा बड़े बड़े जो शिलाखंड है या जलोढ़ पदार्थ है वो अपने साथ बहाकर लाए जाते हैं। यानी बड़े बड़े पत्थर भी होंगे, मिट्टी भी होगी, वनस्पति होगी, या अपन कह सकते हैं जीव जंतुओं के सड़े गले अंश आदि सबको जो है ये नदियां अपने साथ बहाकर लाती है। जैसे ही नदियां पर्वतों को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है, यानी कहां में प्रवेश करती है, जहां पे नदियां पर्वतों को छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती है, उस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उस क्षेत्र का नाम है पर्वतपदीय प्रदेश। पर्वतपदीय प्रदेश, यानी ये पर्वतपदीय प्रदेश हो गए। यहाँ पे आप देखिए शब्द का अर्थ जो है आप इस शब्द से निकाल सकते हैं। पर्वत आप जानते ही हैं, पद यानी क्या होता है? पैर, यानी पर्वतों के पैर जहां पे हैं तो वो कहलाता है पर्वतपदीय प्रदेश। वहां से आगे जो है मैदान जो है शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही नदियां हिमालय को छोड़कर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश से पर्वतपदीय प्रदेश में जब प्रवेश करती है, पर्वतपदीय प्रदेश में जब प्रवेश करती है यानी मैदान में आएगी यहाँ से, तो इसकी जो अवस्था है युवा से क्या हो जाती है? प्रौढ़ अवस्था को ये नदियां प्राप्त हो जाती है। युवावस्था में होती है पर्वतों में जो है नदियां, लेकिन जैसे ही पर्वतपदीय प्रदेशों में एंट्री करती है तो नदियां अपनी सेकंड अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो जाती है। और जैसे ही नदी अपनी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होगी तो बड़े बड़े जो शिलाखंड है उनका जमाव करने लगती है, यानी बड़े बड़े जो पत्थर है इनका जमाव करती है। और अपन ने पढ़ा भी है कि इन पत्थरों का जमाव यदि शंकुनुमा आकार में होता है तो जलोढ़ शंकु कहते हैं, पंखेनुमा आकार में होता है तो जलोढ़ पंख कहते हैं। तो सबसे पहले बड़े बड़े पत्थर, इसके बाद में छोटे पत्थर। क्या होता है कि जो नदी है जैसे ही पर्वतपदीय प्रदेश में आती है तो इसकी जो बाहर वहन करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। तो सबसे पहले जो है बड़े बड़े जो जलोढ़ हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, इनका जमाव करने लगती है। इसके बाद में छोटे पत्थरों का जमाव करती है। देखिए आप समझ जाना, मैं इसी तरीके से बना रहा हूँ। ये छोटे पत्थर हो गए। इसके बाद में क्या होता है कि जो और भी छोटे कंकड़ वगैरह होते हैं उनके जमाव प्रारंभ हो जाते हैं। इस तरीके से यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि नदियां जैसे ही पर्वतों को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है तो नदियां जो है अपनी सेकंड अवस्था यानी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो जाती है और अपने साथ बहाकर लाए हुए बड़े बड़े जो जलोढ़ पदार्थ होते हैं उनका जमाव करने लगती है। यानी जो शिलाखंड है उनका जमाव करती, सबसे पहले बड़े पत्थर, फिर छोटे, आगे जो बारीक पत्थर होते हैं उनका जमाव शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि नदियां जैसे ही इनका जमाव करेगी तो काफी ऊंचे ऊंचे टीलों के रूप में जमा हो जाते हैं। आपको बताया था फिर में एक शंकुनुमा आकार हो जाता है, ऐसे जलोढ़ शंकु हो गया, पंखेनुमा आकार में होता है इस तरीके से दूर तक, तो क्या हो जाता है? जलोढ़ पंख हो गया। तो जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है और अनेक जलोढ़ पंख एवं अनेक जलोढ़ शंकु जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं तो एक बन जाता है भाबर देश का निर्माण हो जाता है। यानी कई जलोढ़ जो जलोढ़ पंख हैं, जलोढ़ शंकु आपस मिल जाएंगे, भाबर देश का निर्माण हो जाता है। यानी एक तरीके से चबूतरा हो गया ये। और अपन देखें इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई होती है 200 मीटर से लेकर 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यानी 200 मीटर से लेकर 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ये जो चौड़ाई है इस तरीके से, चौड़ाई कितनी होती है? इसकी चौड़ाई होती है 6 से अपन बताए 8 से 16 बताते हैं, 6 से 16
बता सकते हैं हम यहाँ पे 6 से 16 या 8 से 16, ये भी राइट हो जाएगा आपका। 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। यानी 8 से 16 किलोमीटर तक इस भाबर प्रदेश की चौड़ाई पाई जाती है। इसका मतलब क्या, तो मिनिमम कितनी है, 8 तक है, और अधिकतम कितनी है, तो 16 मीटर किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। ये चौड़ाई। अब क्या होगा, ये ऊंचाई देखो यहाँ पे 200 से 300 है, यानी ऊंचा टीला लग गया एक तरीके से। और जब ये 200-300 मीटर हो गया तो आप सभी समझ रहे होंगे कि जो नदियां हैं ये पत्थर ही तो है। आगे क्या होता है कि जैसे ही नदियां इन जलोढ़कों का जमाव करती है, भाबर प्रदेश का निर्माण करती है, तो ये नदियां इस भाबर प्रदेश में यानी पत्थरों के मध्य क्या हो जाती है, विलुप्त। यानी ये नदियां इन पत्थरों में विलुप्त हो जाती है। एक क्वेश्चन भी आता है कि पर्वतों से निकलने वाली जो नदियां हैं कहां पर विलुप्त हो जाती है, तो ये जो भाबर प्रदेश है, पर्वतमय प्रदेशों में जिनका निर्माण हो रहा है, इस भाबर प्रदेश में ये जो नदियां हैं इन पत्थरों के मध्य विलुप्त हो जाती है। आगे देखिए प्रकट कहां पे होती है। अब क्या होगा, आगे देखिए यहाँ से आगे हम देख रहे हैं कि मिट्टी के जो बारीक कण है उसका जमाव प्रारंभ होता है। यानी यहाँ पे बारीक कणों का जमाव प्रारंभ होगा। जैसे ही बारीक कणों का जमाव प्रारंभ होने लगता है तो नदियां कई शाखाओं में इस तरीके से धीरे धीरे धरातल पर प्रकट होने लगती है। कई शाखाओं में या कई जलधाराओं में फूट करके जो है ये जो नदियां हैं धरातल पे प्रकट होने लगती है। और ये नदियां इस धरातल पे जैसे प्रकट होती है तो ये जो पूरा महीन मिट्टी वाला प्रदेश है ये क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, या अपन इसको कह सकते हैं तर हो जाता है। आर्द्र भी बोल सकते हो, आर्द्र हो जाता है, तर हो जाता है, गीला हो जाता है। और इसी को किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो अपन ने वे पॉइंट देखा था इसमें, तराई प्रदेश। पहला पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा, ये था भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश का निर्माण कैसे हुआ, तो जैसे ही जो नदियां हैं पर्वतों से पर्वतमय क्षेत्र में आती है, पर्वतों को छोड़ करके मैदान में प्रवेश करती है, तो ये नदियां पर्वतों से बहाकर लाए गए बड़े बड़े जो जलोढ़क पदार्थ होते हैं उसका जमाव करती है। और इन पत्थरों में यानी से जो ये जमाव है जलोढ़ पंख जलोढ़ शंकु जो बन रहे हैं, इन पत्थरों के मध्य नदियां जो है विलुप्त हो जाती है। कई जलोढ़ पंख एवं जलोढ़ शंकु मिलकर के इस भाबर प्रदेश का क्या है, निर्माण करते हैं। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, ये ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और जो चौड़ाई है इसकी कितनी होती है, तो 8 से 16 या 6 से 16 भी आप इसको बोल सकते हैं। किलोमीटर में होगी है ना, ये तो मीटर में होती है, 200 से 300 तो मीटर होती है। ये वाली जो आप 8 से 16 लिख रहे हैं कितनी होती है, किलोमीटर में। यानी इतने किलोमीटर तक जो है इन पत्थरों का ही जमाव पाया जाता है। और इन पत्थरों का जमाव है यहाँ पर, तो आप बता सकते हैं कृषि के लिए उपयुक्त भूमि है या अनुपयुक्त भूमि है। ऊंचाई आप देख लीजिए 200 से 300 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो प्रदेश होता है भाबर प्रदेश, ये कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त या बंजर भूमि के अंतर्गत ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पत्थरों में कोई कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। और ऐसे भी नहीं कि थोड़े बहुत पत्थर हो, यहाँ पे आप ऊंचाई देख रहे हैं जो ढेर लगे पत्थरों की, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 200 से 300 मीटर। यानी यह प्रदेश कृषि के लिए बिल्कुल जो उपयुक्त है, यानी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, तराई प्रदेश। वह पॉइंट इसका तराई प्रदेश। तराई प्रदेश क्या होता है,
अभी अपन ने थोड़ा बहुत इसमें समझ भी लिया है कि जो तराई प्रदेश है, आप इसमें भी देखो हिमालय में जो है अपन ने जो भाबर प्रदेश पढ़ा है अपन ने, इसमें आप एक लैंग्वेज और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं कि जो भाबर प्रदेश है भारत में हिमालय के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, यानी हिमालय के समानांतर हिमालय के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। इसी तरीके से आप जो तराई प्रदेश इसका वर्गीकरण करते समय आप लिख सकते हैं कि जो तराई प्रदेश है इसका निर्माण भाबर प्रदेश के ठीक दक्षिण में होता है। यानी पहले भाबर प्रदेश बन गया, इसके ठीक दक्षिण में किस प्रदेश का निर्माण होता है? तराई प्रदेश का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है देखिए कि जो भाबर प्रदेश में बड़े बड़े पत्थरों का जमाव होता है, आगे देखने में छोटे पत्थर जमा हो रहे हैं, फिर उससे छोटे, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अपन तो जो नदियां हैं उनका वेग बिल्कुल कम हो जाता है एक तरीके से, और पत्थरों में देखिए नदियों का वेग कम हो गया, अब जो मिट्टी के बिल्कुल महीन कण होते हैं उनका भी नदी में जमाव करने लगती है। तो यहाँ पे जो बारीक कण का जमाव हुआ, अब जैसे ही बारीक कणों का जमाव प्रारंभ होता है फिर पत्थरों में देखिए नदियां विलुप्त हो चुकी थी, जैसे ही बारीक कण चालू होते हैं मिट्टी के, तो यहाँ पर जो नदियां भाबर प्रदेश में विलुप्त हो चुकी थी वे नदियां धीरे धीरे इस प्रदेश में कई जल धाराओं में जो है प्रकट होने लगती है। अब ये जीके में क्वेश्चन भी आता है कि भाबर प्रदेश में विलुप्त हुई नदियां कहां पर प्रकट होती है? धरातल पर कब होगी, कहां होगी? तो तराई प्रदेश में नदियां प्रकट होती है। और ये पूरा प्रदेश यहाँ पे कई जल धाराओं के रूप में प्रकट हो रही है, जिसके कारण पूरा प्रदेश जो है गीला हो जाता है, तर हो जाता है, आर्द्र हो जाता है। इसी कारण इस प्रदेश को तराई प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे सदैव पानी है, क्योंकि बारहमासी नदियां हैं, यहाँ सदैव पानी रहता है, ये प्रदेश पूरा तर रहेगा गीला। तो ये प्रदेश कैसा है? दलदलीय है। आप यहाँ पे गैस कर सकते हैं, आइडिया कर सकते हैं कि ये नदियां प्रकट हो रही है, यहाँ पे धीरे धीरे कई जल धाराओं में प्रकट हो रही है। तो ये जो पूरा प्रदेश है आर्द्र हो जाता है, गीला हो जाता है, तर हो जाता है, और जब तर कोई प्रदेश हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? दलदलीय प्रदेश। यानी इस प्रदेश में आप बता सकते हैं किस प्रकार की वनस्पति पाई जा सकती है? तो यहाँ पे दलदलीय वन पाए जाते हैं, जिनको मैंग्रोव वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रदेश की अपन लंबाई देखें तो ठीक इसके समानांतर ही है, 2400 किलोमीटर, वही 24 किलोमीटर ही हो जाता है। लेकिन अपन इसकी जो चौड़ाई देखें, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई होती है 16 से 30 किलोमीटर तक, 16 से 30 किलोमीटर तक, यानी 16 से 30 किलोमीटर तक की चौड़ाई में जो है ये तराई प्रदेश का विस्तार पाया जाता है। और ये प्रदेश भी कृषि के लिए अनुपयुक्त रहता है, क्योंकि दलदलीय भूमि जो होती है वहां पर कृषि कार्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। ओके, तराई प्रदेश अपना कंप्लीट हो गया है। अब देखिए एक क्वेश्चन है जो आपको बता दो जीके में क्या होता है कि ये जो तराई प्रदेश होते हैं यानी दलदली भूमि जहाँ पे पाई जाती है, उस दलदली भूमि में इसकी मात्रा ज्यादा होती है, जो लवणीय तत्व है, लवणीय यानी नमक हम कहें, लवणीय जो तत्व है इसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है। और यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि लवणीय तत्व जो है पेड़ पौधों के लिए अनुपयुक्त रहता है। तो अपन यहाँ बता सकते हैं कि इस प्रदेश में किस तरीके के वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वे वृक्ष पाए जाएंगे जो इन लवणीय तत्वों
में अपना अस्तित्व बनाए रखे, यानी इस लवणीय तत्व में भी जीवित रह सके, इस तरीके के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। जैसे अपन सुंदरवन डेल्टा में पढ़ते हैं, डेल्टाई मिट्टी जो होती है वो भी दलदली मिट्टी होती है, और वहां पर जो सुंदरी नामक जो वृक्ष पाया जा रहा है तो वो क्या है, जो लवणीय तत्व उसको अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। क्योंकि आप सभी सेकेंडरी पढ़ के आ रहे हैं, वहां पे आपने देखा है कि वनस्पति हो, जीव जंतु कुछ भी हो, तो सब क्या है, अपने भौतिक परिवेश के अनुसार जो जहां पे वो अपना जीवन व्यापन करे, जहां पे उनका वो अस्तित्व है, उस अस्तित्व में वहां का जो भौतिक परिवेश है, उस भौतिक परिवेश के आधार पर जो जीव जंतु है, वनस्पति चाहे मानव पेड़ पौधे जो भी हैं, वो सब क्या है, उस भौतिक परिवेश के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, समायोजित कर लेते हैं। एग्जाम्पल फॉर जैसे आप देखते हैं शंकुधारी वन, क्योंकि वहां पे शंकुधारी वन क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में क्या है, हिमपात होता है, और जब हिमपात हो और वहां पर यदि वृक्ष शंकुधारी न होकर वैसे फैले हुए हों तो क्या है, बर्फ जो है पेड़ पौधों की टहनियों पे जमा हो जाए, पेड़ में वजन ज्यादा हो जाने से क्या है, पेड़ को नुकसान हो जाता है। तो उन क्षेत्रों में वहां की जो वनस्पति है उसने वहां के वातावरण से समायोजन किया और अपना जो आकार एक शंकुनुमा आकार में बनाया। जैसे ही बर्फ गिरती है तो जो बर्फ है, हिम है, उस वृक्ष को बिना नुकसान पहुंचाए नीचे आ जाती है। जीव जंतुओं में देखें, अपन को ही देखें, अपन यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी भी जैसे कि सर्दी बढ़ती है तो नहीं होते, लेकिन एस्किमो जनजाति आप पढ़े हैं, और उस जनजाति के जो व्यक्ति हैं ठंडे प्रदेशों में ही निवास करते हैं, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्ष भर कई फीट मोटी तो इनकी परत है, चादर है, जमा रहती है। बर्फ से ही घर बना रहे हैं, अपन बर्फ को इस टाइम पे थोड़ी सी देर आग में नहीं ले सकते, वो बर्फ के ही अपने घर बनाते हैं। वहां पे जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी वहां के वातावरण के अनुसार समायोजित होते हैं, यानी अपना समायोजन स्थापित करते हैं। आगे और हम देखते हैं, ये दो प्रदेश हो गए, इसके आगे अपन देखेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ये भाबर प्रदेश और ये तराई प्रदेश, ये हिमालय था, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं खादर प्रदेश, जैसे कि ये नदियां हैं। अब क्या होगा, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में क्या होता है कि जब वर्षा काल होता है उस समय पानी की मात्रा क्या है, नदियों में ज्यादा हो जाती है, जिससे कारण इस क्षेत्र में क्या है, बाढ़ के हालात रहते हैं। और जहां पर जिस भी स्थान पर नदियों की बाढ़ का पानी पहुंचकर मिट्टी की एक नवीन परत को जमा करता है, उस प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है, खादर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी खादर प्रदेश क्या हो गए, तो खादर प्रदेश नदियों के निचले मैदान होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की एक नवीन परत को जमा करता है, और जहां पर खादर प्रदेश होते हैं वहां पर जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होती है वो पाई जाती है, और मिट्टी भी कैसी होती है, वहां पे नवीनतम मिट्टी होती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। लास्ट पॉइंट होता है इसका बांगर प्रदेश। खादर से तात्पर्य आपने देखा कि जो नदियों के निचले मैदान है उसको खादर प्रदेश कहा, तो नदियों के जो ऊपरी मैदानी भाग होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, नदियों के जो ऊपरी मैदानी भाग होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंचता है, उस प्रदेश को बांगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्या होता है कि इस प्रदेश का निर्माण हुआ किसके द्वारा है, ये मिट्टी है यहाँ पे, तो अपन यहाँ पढ़ रहे हैं कि ये नदियों के द्वारा ही निर्मित है, नदियों के द्वारा बहकर जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी उसी के द्वारा ये प्रदेश भी निर्मित है। लेकिन होता क्या है कि ये जब बाढ़ आई उस समय यहाँ पे मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में जमा हो गई और यह प्रदेश ऐसा हो गया, बहुत ऊंचा हो गया, ऊंचे मैदान में हो गया। यानी अब जब नदियों में बाढ़ आती है उसका पानी इस भाग पर नहीं पहुंचता है, तो यहाँ पे क्या है, तो पहले वाली मिट्टी जमा है, जब वो मिट्टी जमा की गई थी तब तो नवीनतम थी, लेकिन अब यहाँ पे मिट्टी की नवीन परत जमा नहीं हो रही, इसलिए मिट्टी के ऊपर दूसरी जो परत है मिट्टी की वो जमा नहीं हो रही है, तो
यानी अपन कह सकते हैं कि बांगर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो पुरातन कोक मिट्टी पाई जाती है, प्राचीनतम कोक मिट्टी पाई जाती है। लेकिन यह जो मिट्टी है बांगर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है वह सिंचाई के द्वारा जो है कृषि के लिए उपयुक्त रहती है। सिंचाई करके फिर यहाँ पे कृषि कार्य किया जा सकता है, उत्तम खाद वगैरह आदि की आवश्यकता होती है, इसलिए बिल्कुल बंजर भूमि हो जाएगी। यहाँ क्या है कि बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा है, कालांतर में पहले कभी बाढ़ का पानी पहुंचा और मिट्टी की यहाँ पर एक नवीन परत को जमा किया गया और यह स्थान क्या हो गया, ऊंचा हो गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में जो है अब नदी का जो बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहाँ पे वो जो पहले वाली मिट्टी वही जमा है, तो यह क्या हो जाती है, पुरातन जो मिट्टी बन जाएगी। यानी जीके में क्वेश्चन भी आ जाता है कि निम्न में से पुरातन कोक मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये चार ही नाम दिए हुए होते हैं, आपको ध्यान देना होगा इसमें। तो बांगर प्रदेश है, बांगर प्रदेश में पुरातन कोक मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं। नवीनतम कोक मिट्टी के जमाव कहाँ पाए जाते हैं, तो जो खादर प्रदेश है, खादर प्रदेश में नवीनतम कोक मिट्टी के जमाव पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नदी में जो बाढ़ का पानी है वो प्रतिवर्ष पहुंचकर मिट्टी की एक नवीनतम परत को जमा करता है। ये भाबर प्रदेश है और भाबर प्रदेश में क्या पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं। यानी पत्थरों की ऊंचाई में अपन देखे कितनी ऊंचाई तक जमा होते हैं, 200 से 300 मीटर तक जमा होते हैं। यह भाबर प्रदेश क्या है, कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त रहता है। तो ये जो आपको उत्तर का विशाल मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र सतलज का मैदान, स्पष्ट तौर पे समझ में आ गया होगा आपके।